अब देखते हैं गाइस फ्यूचर टर्मिनोलॉजीज। भाई फ्यूचर टर्मिनोलॉजीज में कुछ नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अपना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है, अपना इनिशियल मार्जिन होता है, अपना उसका एक अंडरलाइन एसेट्स होता है, ठीक है, अपना उसका प्राइस होता है। तो वो इसमें बताया गया है। Let us understand the various terms in the future market with the help of quote on Nifty futures। तो यहाँ इन्होंने निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बताया हुआ है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार इसको देख लीजिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंट टाइप। इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहा हूँ, अब वो यहाँ है फ्यूचर इंडेक्स, यानी कि मैं निफ्टी के फ्यूचर इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ। यही अगर मान लीजिए मैं किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहा होता तो इसका नाम होता इंस्ट्रूमेंट टाइप में स्टॉक फ्यूचर, ठीक है। ये अगर मान लीजिए मैं कमोडिटीज में ट्रेड कर रहा होता तो इसका नाम होता सिल्वर फ्यूचर्स, या जो भी कमोडिटीज का नाम होता। अंडरलाइन एसेट्स का नाम है निफ्टी 50। एक्सपायरी इसकी होगी इस कॉन्ट्रैक्ट की 28 फरवरी 2018, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट ने अपने पूरे पूरे जब से ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ और जब इसकी एक्सपायरी थी, इसने हाई मारा। ओपन किया था 10,200 पे, इसने हाई मारा 10,254 का, लो मारा 10,155 का, क्लोजिंग प्राइस दिया 10,171 रुपये 55 पैसे का। और इस कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो इसमें ट्रेडेड हुए वो हुए 1,98,900। और इसकी जो टर्नओवर रही है, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी लोगों ने ट्रेड किया है वो है इतने, और उन लोगों ने जो टर्नओवर ट्रेड करी है वो है 15,21,894 रुपीज़, ठीक है। और अंडरलाइन की जो वैल्यू है वो है 10,154, यानी कि जो निफ्टी है अंडरलाइन वैल्यू का मतलब क्या होगा, उसका स्पॉट का भाव, यानी कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट मतलब निफ्टी 50, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं स्पॉट प्राइस क्या होता है। स्पॉट प्राइस होता है अगर हम किसी भी अंडरलाइन में ट्रेड कर रहे हैं, उसके फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस अंडरलाइन एसेट्स का क्या भाव है। अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, अगर निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ तो निफ्टी का क्या भाव है। अगर मैं किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ, सपोज करो मैं रिलायंस में ट्रेड कर रहा हूँ, तो रिलायंस के फ्यूचर में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो रिलायंस के स्पॉट का भाव यानी कि रिलायंस के स्टॉक का भाव क्या है, तो उसी को हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। द प्राइस एट विच एन एसेट ट्रेडेड इन द कैश मार्केट, ठीक है ना। कैश मार्केट का प्राइस बोले तो जो कैश मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ना कि डेरिवेटिव मार्केट में। दिस इज द अंडरलाइन वैल्यू ऑफ एन निफ्टी ऑन 7 मार्च 2080 विच वाज 10,154। वो इसने ऊपर के एग्जाम्पल से यहाँ कोरिलेट कर दिया। अब हम करते हैं फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस के बारे में आपको पता ही है, जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर का भाव चल रहा होगा वो फ्यूचर का भाव फ्यूचर प्राइस होगा। द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन द फ्यूचर मार्केट, ठीक है, वही बात आ गई। द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग इज, ऊपर से इन्होंने कोरिलेट कर दिया 10,171, द रुपीज ऑफ 10,171 इज द फ्यूचर प्राइस ऑफ निफ्टी ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल की। गाइस कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होता है कि अगर मान लीजिए, दरअसल मैं आपको समझाऊं कि सपोज मान लीजिए अभी चल रहा है जनवरी, ठीक है। अगर अभी जनवरी चल रहा है तो एज पर सेबी मेरे को नेक्स्ट 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे जिनमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ। यानी कि मैं जनवरी में बैठा हूँ तो मैं जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकता हूँ, मैं फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकता हूँ, और मैं मार्च के कॉन्ट्रैक्ट को भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो जो जनवरी में रह करके मैंने जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया उसको कहते हैं करंट मंथ, ठीक है। और अगर मान लिया नियर मंथ, ठीक है, और अगर मान लीजिए मैंने नेक्स्ट मंथ का ट्रेड करा है तो उसको कहते हैं नेक्स्ट मंथ का साइकिल। और अगर मैंने उससे नेक्स्ट मंथ का किया तो उसे फार मंथ कहते हैं, ठीक है। उसको सेकंड मंथ या थर्ड मंथ नहीं कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट शेयर मार्केट की भाषा में इसको हम ऐसे बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल के बारे में देख लेते हैं क्या है। इट इज़ अ पीरियड ओवर विच अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स, ठीक है। जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसका पीरियड कितना है। ऑन मार्च 7, 2018, अगर आज मार्च 7, 2018 है तो ये क्या है, द मैक्सिमम
नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडेड इन द नेक्स्ट 3 मंथ। हो जाएगा 3 मंथ की साइकिल, मतलब 3 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं आज चाहूँ, जनवरी चल रहा है और मेरे को मार्च का कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है, तो मैं मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर लूँगा। तो मेरा जो ट्रेडिंग साइकिल का पीरियड हो गया वो कितना हो गया, 3 मंथ। वही अगर मैंने फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया इन जनवरी, तो मेरा जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो क्या हो गया, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। और करंट मंथ में ही है तो नियर द मंथ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो द नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2018, मार्च का मार्च में कर रहा हूँ, मार्च का अप्रैल में कर रहा हूँ तो नेक्स्ट मंथ, और वही मार्च का मई में बात कर रहा हूँ तो उसको हम फार मंथ बोलते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी ऑन लास्ट थर्सडे। हर कॉन्ट्रैक्ट का इन इक्विटी मार्केट जो एक्सपायरी होता है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है, और अगर थर्सडे का ऑफ है, ठीक है, तो हम एक्सपायरी को शिफ्ट कर देते हैं उससे पहले वाले ट्रेडिंग डे में, यानी कि वेडनेसडे। और अगर मान लीजिए वेडनेसडे थर्सडे दोनों ही छुट्टी है तो हम उससे पहले वाले ट्रेडिंग वीक में, ट्रेडिंग डे में आ जाएंगे, यानी कि ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को हमारी एक्सपायरी मानी जाएगी। ठीक है, तो एवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ अ रिस्पेक्टिव मंथ और द डे बिफोर इट लास्ट थर्सडे इज अ ट्रेडिंग हॉलीडे। अगली बात, ये भी आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन द केस सिंस थर्सडे March 2018 is a trading holiday, the March contract expiry on the day before। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए एक्सपायरेशन डे। एक्सपायरेशन डेट मैंने आपको बता दिया, वही लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है। ठीक है, तो वही इसको बता देगा, द डे ऑन विच अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट cease to exist, it is the last trading day of the contract. Generally it is the last Thursday of the expiry of the month unless it is a holiday। ठीक है, if the last Thursday is a trading holiday the contract expire on a previous trading day। ठीक है, वही बात इसने जो ऊपर कही थी वही यहाँ पे दोबारा कह दी है। अब आगे पढ़ते हैं, ऑन एक्सपायरी डेट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट आर कंपल्सरी सेटल। मतलब तो पता ही है आपको कि जो एक्सपायरी होगी उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएगा, या मैं कहूँ उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट की मौत हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट उस दिन एक्सपायर हो जाएगा। उस डेट के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना बाय ना सेल, वो उस कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डेट है। जो हमने फ्यूचर में कहा था ना कि फ्यूचर की एक जो होती है, हम एक एक्सपायरी डेट पे जो भी सेटलमेंट होगी तो वो एक्सपायरी डेट पे होगी। तो इसने कहा है जो भी आपको सेटलमेंट करनी है तो बिफोर एक्सपायरी कर लीजिए, ऑन एक्सपायरी कर लीजिए, लेकिन आफ्टर एक्सपायरी आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो चुका होगा, क्लोज हो चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये कहते हैं कि यस, उसके बाद कहते हैं ऑन द एक्सपायरी डेट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी सेटल इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंटिन्यू। हाँ, अगर ये कह रहा है सपोज मान लीजिए कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप मान लीजिए आप अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और लास्ट थर्सडे ऑफ द अप्रैल है, बट हो सकता है कि आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है ना, तो जो भी सिचुएशन हो सकता है प्रॉफिट और हो सकता हो या लॉस कम हो सकता हो, तो आप क्या कीजिए, उसको रोल ओवर कर लीजिए। रोल ओवर का मतलब वही सेम पोजीशन उसी स्टॉक में, उसी अंडरलाइन में, उसी स्ट्राइक प्राइस में, स्ट्राइक प्राइस तो होगा नहीं फ्यूचर में, तो आप सेम नेक्स्ट मंथ में एंटर कर जाइए सेम पोजीशन। अगर आप मंथ अप्रैल मंथ में अगर आप बाई पोजीशन में बैठे थे तो आप उसको एग्जिट करिए और उसको रोल ओवर कर लीजिए, मतलब सेम मई में भी आप वही पोजीशन बना लीजिए। तो ये माना नहीं जाएगा कि मतलब ये एक तरह से सेटल कर लिया आपने, मैंने इस मंथ का एंड इसलिए किया क्योंकि एक्सपायरी थी और मैं नेक्स्ट मंथ में एंटर हो गया, तो उसको कहते हैं अपनी पोजीशन को रोल ओवर करना। अगर मान लीजिए आप अप्रैल में लॉन्ग पोजीशन में थे तो आप मई में भी लॉन्ग पोजीशन में रहिए, और अगर आप शॉर्ट पोजीशन में थे तो आप नेक्स्ट मंथ भी शॉर्ट पोजीशन में रहिए। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंटिन्यू देन इट शुड टाइटल रोल टू द नियर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, इट मीन्स सेलिंग द एक्सपायरेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। सेम आ गई वही बात जो मैंने आपको बताई है, बोथ द साइड रोल ओवर शुड बी एग्जीक्यूटेड एट सेम डे। मतलब आपको थर्सडे को 3:30 बजे से पहले पहले ये काम कर लेना है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको रोल ओवर करना है तो आप 2 दिन पहले कर लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आपका मान लीजिए बहुत ज़्यादा सा जो फ्यूचर का और स्पॉट का डिफरेंस होगा वो उसका थोड़ा सा लॉस आएगा, नहीं तो ऐसा कोई लॉस उसमें नहीं आएगा, क्योंकि जब आप एक बार रोल ओवर थोड़ा सा पहले कर लेंगे तो वो थोड़ा सा कम रिस्की रहता है, क्योंकि कुछ नहीं पता इंटरडे में अगर आपका नेट ऑफ हो गया,
ठीक है ना, लाइट चली गई, कोई ज़रूरी काम आ गया, तो बेकार में आप रोल ओवर कर नहीं पाओगे, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और वो फिर सेटलमेंट में चला जाएगा। सेटलमेंट में अगर आपने उसके रूल्स, वो हम सेटलमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर उसके रूल्स आपने फुलफिल नहीं किए तो आपको पेनल्टीज लगेंगी, ठीक है ना, आपको चार्जेस लगेंगे, आपको पेनल्टी लगेगी, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कि अगर आपको रोल ओवर करना है तो आप थर्सडे का वेट ही मत करो, आप वेडनेसडे को ही रोल ओवर कर लो, ठीक है। अब आते हैं टिक साइज में। गाइस, इंडियन स्टॉक मार्केट में टिक प्राइस 5 पैसा होता है, ठीक है। किसी भी शेयर में अगर मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको 100 रुपये 10 पैसे पे बेच दूँ, नहीं तो मैं बेच दूंगा, 100 रुपये 5 पैसे पे बेच दूँ तो बेच दूंगा, लेकिन मैं नहीं बेच पाऊंगा। अगर मैं उसको बेचना चाहता हूँ 100 रुपये 11 पैसे में, नहीं बेच पाऊंगा, 100 रुपये 12 पैसे में नहीं बेच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो एनएससी है, उसने क्या रखा, आप मिनिमम जो टिक प्राइस में ट्रेड कर सकते हो वो है 5 पैसा, ठीक है। तो इधर देखते हैं, इट इज़ अ मिनिमम मूव अलाउड इन द प्राइस कोटेशंस, जो क्या है 5 पैसा, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है, सो सिंपल, जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप ऐड हो रहे हैं उसका एक लॉट साइज होता है, उस लॉट साइज को अपने उस प्राइस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ गई। और कॉन्ट्रैक्ट साइज इज इक्वल टू मैं कहूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, यानी कि अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो उसका 250 का लॉट है, सॉरी 250 शेयर का एक लॉट है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया वो कितना हो गया 250, और 250 का आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके फ्यूचर की वैल्यू से, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ गई। यदि हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का लॉट साइज क्या है 50, ठीक है। ऐसे ही उस शेयर जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी फ्यूचर्स होते हैं, उनका लॉट साइज डिफाइन होता है। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले उसका सबसे पहले देख लीजिए लॉट साइज क्या है, वो आप एकदम बाय और सेल करेंगे तो आपको एकदम लॉट साइज दिख जाएगा, नो इशू, ठीक है। अब आते हैं बेसिस पे। बेसिस क्या होता है गाइस, बेसिस राइट, बेसिस क्या होता है, जो स्पॉट यानी कि जो करंट प्राइस है किसी भी अंडरलाइन का और जो फ्यूचर का भाव चल रहा है उसके बीच का डिफरेंस इज बेसिस, हम उसको बेसिस कहते हैं। अगर मान लीजिए वो बेसिस पॉजिटिव चल रहा है, सपोज अगर मान लीजिए निफ्टी के स्पॉट का भाव 17,000 चल रहा है और फ्यूचर का भाव 17,050 चल रहा है, तो जो 50 पॉइंट प्लस है तो इसको हम बेसिस बोलेंगे। और अगर मान लीजिए यही अगर नेगेटिव में चल रहा है तब भी हम इसको बेसिस ही बोलेंगे। तो ये जो -50 और 50 जो आपने डिफरेंस निकाला है इसको हम बेसिस कहते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ द स्पॉट एंड द फ्यूचर इज कॉल्ड बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है द डिफरेंस between the spot price and the future price is called basis. If the future price is greater than the spot price, basis is the asset is negative. Similarly, if the spot price is greater than the future price, the basis is the positive. ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब वो बेसिस पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने क्या दिया हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। Important basics for 1 month contract would be different from the basis for 2 or 3 month contract। बिल्कुल सही बात है। देखिए गाइस, मैं आपको बताऊं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं मैं आपको। Therefore, the definition of basis is incomplete until we define the basis vice versa future contract, that is basis for a 1 month contract, 2 month contract, etc. It is also important to understand that the basis difference between say 1 month and 2 month futures contract should essential to be equal to the cost of carrying the underlying assets between first and second month, ठीक है। This is the fundamental of linking various futures and underlying cash price together, okay. During the life of a contract, the basis may become negative or positive as there is a movement in the future price and the spot price. Further, whatever the basic is positive or negative, it turns to a zero to maturity of the future contract, that is there should be not to any difference between future price and spot price at the time of maturity expiry of contract. This happens because final settlement of future contract on a last date take place at a closing price of the underlying assets. It may be noted that derivative trading based on the global integrate was also launched by the India Derivative Exchange.
दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर डेनोमिनेटेड इन द इंडियन रुपीज। ओके, इसमें ये क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि 3 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट्स एनएससी पे खुले रहते हैं। अगर आप करंट मंथ में खड़े हैं तो आप नेक्स्ट मंथ का, ठीक है, और फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि स्पॉट प्राइस और जो फ्यूचर प्राइस है, ठीक है, अगर उनमें जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जो भी डिफरेंस होगा, अगर मान लीजिए स्पॉट का प्राइस 100 है सपोज, और फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 105, तो जो उससे नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर होगा वो जरूर 108 चल रहा होगा, और उसके जो नेक्स्ट मंथ का जो प्राइस होगा वो 110 चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो करंट मंथ का जो फ्यूचर है और स्पॉट है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, तो जो नेक्स्ट मंथ में जो डिफरेंस होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। ऐसे ही सेम अगर मान लीजिए स्पॉट का भाव 95 चल रहा है और फ्यूचर का भाव 100 चल रहा है, नहीं, अगर स्पॉट का प्राइस 100 चल रहा है और फ्यूचर का प्राइस 95 चल रहा है, तो 5 रुपीज़ नेगेटिव है, तो डेफिनेटली वो जो आगे जो फ्यूचर्स होंगे वो और नेगेटिव होंगे। यानी कि ये 95 है तो ये 90 आपको 94 मिलेंगे, और वो 91 92 क्यों डिस्काउंट पे, क्योंकि अगर करंट मंथ का डिस्काउंट पे चल रहा है तो फार मंथ के भी डिस्काउंट पे आपको मिलेंगे। ऐसे करंट मंथ का अगर प्रीमियम पे चल रहा है तो फार मंथ के भी आपको प्रीमियम पे मिलेंगे। और गाइज एक बात और ध्यान रखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट आती है फ्यूचर में, तो ये नियम है फ्यूचर का, ये थंब रूल है कि स्पॉट का और फ्यूचर का प्राइस 3 बजे के आसपास बिल्कुल बराबर चलेगा, उसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यानी कि अगर 3:30 बजे थर्सडे को अगर मैं देखूं रिलायंस का भाव अगर 2000 है तो उसका फ्यूचर का भाव भी 2000 ही होगा, 2000 के आसपास घूम रहा होगा, 40-50 पैसे ऊपर नीचे होगा, ठीक है। और अगर वही 3:30 बजे 3:20 पे देखेंगे तो वो इक्वल हो चुका होगा, ठीक है। अब हमने इस मंथ की बात करी, अब अगर मान लीजिए हम नेक्स्ट मंथ आए, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ का भी यही होगा, जो उस मंथ की एक्सपायरी होगी तो स्पॉट का और फ्यूचर का प्राइस इक्वल हो जाएगा। ऐसी फार मंथ का स्पॉट का और फ्यूचर का प्राइस इक्वल हो जाएगा। यही बात उसने यहाँ पर बताई है, ठीक है। अब गाइस इसने जो ये लिखा है ना, ये सब गलत लिखा है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसे आप फॉरेन के इंडाइसेस में ट्रेड कर लें। ये S&P 500 आपका भी NSE पे ट्रेड होता हुआ नहीं दिखेगा आपको, डाउ जोन्स का भी ट्रेड होता हुआ नहीं दिखेगा NSE पे। ये गलत है, नहीं बिल्कुल गलत है। आप इसके म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं या ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आप इंडेक्स को ट्रेड नहीं कर सकते। इंडियन एक्सचेंज पे नहीं ट्रेड कर सकते, पता नहीं क्यों लिखा है इन्होंने, बिल्कुल सही नहीं लिखा, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये मतलब इन्होंने कुछ अलग से ही पैराग्राफ ऐड कर दिया है जिसका कोई रिलेशन नहीं है फॉर बेसिस से। अब लिख दिया तो लिख दिया, इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी पे, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है गाइस, मैं आपको पहले मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर पढ़ लेंगे उसको। देखिए, हर चीज़ की कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट होती है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब समझते हैं आप? सपोज कीजिए आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, और आप सब्जी में डील करते हैं, या फिर मैं कहूँगा फ्रूट्स में डील करते हैं, तो कोई ना कोई आपने शॉप रेंट पे ले रखी होगी, ठीक है, या रेंट पे नहीं ले रखी होगी तो आपका खुद का शॉप होगा। तो जब आप उस सब्जी को या उस फ्रूट को या उस वेजिटेबल को बाय करके आप जब लाए और आपने उसको स्टोर किया, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड हो रही है। कैरिंग कॉस्ट बाय द वे ऑफ व्हाट, आप कहीं ना कहीं शॉप पे बैठे हैं तो कोल्ड स्टोरेज का यूज़ किया होगा उस सब्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेंट का पेमेंट किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया होगा, हो सकता है कोई स्टोर कीपर भी बिठा रखा हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें का जो बर्डन है, ये सारी की सारी चीज़ों का बर्डन क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस वेजिटेबल को ला करके स्टोर किया। लेकिन अगर आप सुबह लाए शाम को बेच दिया तो कोई कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ी इन सब के लिए, तो वो कॉस्ट आप बाइफिकेट करते हो ऑन सच अंडरलाइन। तो उस कॉस्ट को जो आपने बियर किया, दैट इज कैरी कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैरी।
अब ये ज़्यादातर कमोडिटीज़ में होती हैं। सपोज़ कीजिए आपने सिल्वर बाय किया हुआ है, या आपने गोल्ड बाय किया हुआ है, या आपने क्रूड बाय किया हुआ है, और आप उस तरह के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कैरिंग कॉस्ट का फैक्टर निकल होता है। अगर आपने फ्यूचर बाय किया है, आपने तो बाय किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई उसको जरूर आपके बिहाफ पे स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर आप NISM के और चैप्टर देंगे कॉमोडिटीज़ के, इसकी जो डिटेल है उसमें है। ठीक है, वहीं आपने अगर गोल्ड बाय किया, गोल्ड मिनी सिल्वर, तो आपने तो बाय कर लिया, पर कहीं ना कहीं पीछे के एक्सचेंज उसको कैरी करता है, और उस कैरी की कॉस्ट आपसे वसूलता है। ठीक है, तो ये कॉमोडिटीज़ में तो इस तरह की आप कैरिंग कॉस्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब हम शेयर्स में आते हैं। शेयर्स में कैरिंग कॉस्ट कैसे हो सकती है? सपोज अगर मान लीजिए आपका खुद का पैसा है, ठीक है, आपके पास अपना हार्ड मनी है, और आपने वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर मैं कहूँ उस शेयर से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, सपोज आप मैं कहूँ कि उस वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, लेकिन कैरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं कि अब मान लीजिए अगर आप उसको वहीं बाजार में उसको देते तो आपको 2% का ब्याज आता। वहीं अगर आप देखें तो डिविडेंड अगर आपको आया तो कंपेरेटिवली उससे कम या ज़्यादा आया, तो वो कहीं ना कहीं कैरिंग कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। सेम अगर मैं कहूँ कैरिंग कॉस्ट में आपके जो आ जाएगा, आपने बाजार से पैसा लिया और लेकर के उसको शेयर मार्केट में लगा दिया। अब जो वो पैसा आप उठा करके लाए उसकी एक अपनी कॉस्ट है, कहीं ना कहीं आपको वो इंटरेस्ट पे करना होगा उसका, और वो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो वो आपकी उस शेयर को खरीदने की कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैरी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस। ठीक है, अभी मैं इसको समझाता हूँ। सपोज कीजिए स्पॉट का भाव 100 चल रहा है और फ्यूचर का भाव चल रहा है 105। ठीक है, तो ये जो 5 रुपये का जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव चल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये पॉजिटिव चल रहा है, और अगर ये पॉजिटिव चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें किस चीज़ का इफेक्ट होगा? इंटरेस्ट का फैक्टर होता है। ठीक है ना, इन्फ्लेशन का फैक्टर होता है। तो एक बार हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ द मेजर ऑफ इट्स मेजर द storage cost in the commodity market plus the interest rate that is paid to finance or carry the assets till their delivery less the incomes earned on the asset during the holding period. For equity derivative, carrying cost is the interest paid to finance the purchase minus less dividend earned. ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या दे रहा है, मैं वो एग्जांपल को फिर आगे आपको कोरिलेट कर दूंगा। क्या कहता है एग्जांपल में? For example, assume the share of ABC Limited is trading at ₹100 in the कैश मार्केट। ठीक है, इसी एग्जांपल ले लेते हैं। स्पॉट में 100 रुपये की ट्रेडिंग हो रही है। अ पर्सन विश टू बाय द शेयर बट डजंट हैव मनी, और उसके पास पैसे नहीं है। इन दिस केस ही वुड हैव टू बोरो 100 रुपीज एट द 6% पर एनम। ठीक है, अब वो 6% पे 100 रुपये उठा लाया, तो 6 रुपया जो हो गया गाइस, इसका क्या हो गया? कैरिंग कॉस्ट हो गया। सपोज ही होल्ड दिस शेयर 1 ईयर एंड उसको जो डिविडेंड मिला उसकी फेस वैल्यू पे 200 मिला, यानी कि 1 रुपया मिला, यानी कि इसको जो डिविडेंड मिल गया 100 रुपये पे 2 रुपये मिल गया। ठीक है, तो अब इसकी जो नेट कॉस्ट है वो कितनी हो गई? जो इसने इंटरेस्ट पे किया 6%, यानी कि 6 रुपया, और जो 2 रुपया इसको डिविडेंड का मिल गया, तो 4 रुपये जो हुआ वो इसका डिविडेंड, जो 4 रुपये का जो इसका जो निकला डिफरेंस, दैट इज नेट कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, देयरफॉर ब्रेक इवन फ्यूचर प्राइस फ्रॉम हिम शुड बी 104। तो 104 जो होगा वो फ्यूचर का प्राइस और स्पॉट के प्राइस में आपके लिए डिफरेंस होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए आप फ्यूचर का भाव अगर सपोज कीजिए अगर स्पॉट का भाव 100 है और फ्यूचर का भाव 104 है। ठीक है, इट मीन्स क्या? 4 वो क्यों है? तो 4 इसलिए है कि कहीं ना कहीं वो जो 4 रुपये है वो आगे कहीं ना कहीं उस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में जो ऐड हो रहे हैं, वो कोई ना कोई उसमें जो इनकम होगी वो ऑलरेडी उसके अंदर, उस भाव के अंदर ऐड होगी। ठीक है, और अगर कोई एक्सपेंसेस होंगे या कोई लॉसेस होंगे वो जरूर उसमें लेस होंगे। ठीक है, तो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट अपने आप को पहले से डिस्काउंट करके चलता है, ऐसे ही
जो उसमें जो इनकम्स आ रही होती हैं उसको भी वो सेटल करके चलता है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं मार्जिन्स पे। देखिए जो मार्जिन्स होते हैं बेसिकली वो हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको पे करने पड़ते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ निफ्टी का आप किसी भी स्टॉक का फ्यूचर ट्रेड करिए तो आपको हार्डली मार्जिन 2 लाख के आसपास या 2 से 1 लाख के बीच में आपको देनी होती है। वहीं में अगर आपको आप कमोडिटी में ट्रेड करिए तो अब वो भी आपको 1 लाख के आसपास की कमोडिटीज़ में भी गोल्ड और सिल्वर में आपको देनी होती है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको कहूँ कि आप करेंसी का फ्यूचर लीजिए तो वो आपको इजीली 10,000 के आसपास मिल जाएगा इजीली 10, क्योंकि करेंसी जो होती हैं वो कम वॉलेटाइल होती हैं, तो हायर द वॉलेटिलिटी हायर द मार्जिन, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। एज एक्सचेंज गारंटी द सेटलमेंट ऑफ ऑल द ट्रेड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इट डिफॉल्ट बाय द आइदर काउंटर पार्टी इट चार्ज वेरियस मार्जिन फ्रॉम ब्रोकर इन टर्न चार्ज मार्जिन फॉर देयर कस्टमर्स। ठीक है, अभी तो मैंने आपको मार्जिन कम ज़्यादा बताया अंडरलाइन वाइज, लेकिन मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी आज फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्रोकर आपसे उतना मार्जिन लेके रख लेगा कि जितना आपका एक्सपेक्टेड लॉस उस कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है। ठीक है ना, ब्रोकर अगर मान लीजिए ब्रोकर को लग रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, एकदम ऊपर जाएगा एकदम नीचे जाएगा, तो आप देखिएगा जो मार्जिन हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ये चीज़ मैंने देखी थी कोविड के टाइम पर भी देखी है मैंने ये चीज़ मैंने जब यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था और उस टाइम जो माहौल बना था हाई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, तो उस टाइम भी मार्जिन बढ़ गए थे। ठीक है, तो मार्जिन क्यों ले रहा है ब्रोकर आपसे कि अगर आपको लॉस हो जाए, पहली बात तो आप उस चीज़ को ट्रेड कर रहे हो उसका तो पैसा लेगा ही, और कुछ पैसा ऐसा भी लेता है वो, हम आगे बात करेंगे कि अगर आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है वो आपसे पहले ही धरवा लेता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होगा, एक पार्टी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को लॉस होगा, तो आपका जो लॉस होगा सामने वाले का प्रॉफिट होगा, तो ब्रोकर को तो उसको देना है, तो वो आपसे लेके उसको दे देगा क्योंकि उसने तो पहले ही आपका मार्जिन ले रखा है। ठीक है, अब आते हैं इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन क्या होता है, ये डे टू डे बेसिस पर काम करता है। देखिए जो फ्यूचर्स होता है ना गाइज, वो मार्क टू मार्केट होता है। इसमें हम नीचे आप देख रहे हैं ये मार्क टू मार्केट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको इनिशियल मार्जिन पढ़ा देता हूँ क्या होता है। ओके, द अमाउंट वन नीड टू डिपॉजिट इन द मार्जिन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द इनिशियल मार्जिन। ठीक है, जो आपने 1 लाख रुपए मैंने आपको बताया, 2 लाख रुपए बताया दिए, दैट इज इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन मतलब आप मान के चलिए टोटल मार्जिन। ठीक है, let us an example on 8 March 2018 a person decided to enter into a future contract and he expected to market to go up and so he take a long in nifty future position on for March expiry। तो उसने जो मार्च एक्सपायरी में एंटर किया था तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर जो लिया वो लिया 10,171.55। जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू हो गई, निफ्टी का लॉट साइज इन्होंने दिया हुआ है 75, लेकिन इस टाइम 50 है। ठीक है, तो 75 को मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्यूचर प्राइस से। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जितना ही मार्जिन आपको पे करना पड़ता है? नहीं, कुछ पे करना पड़ता है। पूरा का पूरा 7,62,886 पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। ठीक है, अब आते हैं अज्यूम दैट द ब्रोकर चार्ज 10%। अज्यूम इसने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये एज पर सेबी रूल, एज पर मार्केट को देखते हुए ये जो मार्जिन रूल है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अब तो बहुत ज़्यादा मार्जिन लेने लगा, पहले बहुत कम था। तो एज पर मार्केट को देखते हुए ब्रोकर अपने मार्जिन को चेंज करते रहते हैं।
बट वो चेंज कैसे करेंगे, जो सेबी कहेगा इतना मार्जिन लो तो ब्रोकर इतना मार्जिन आपसे लेगा। तो यहाँ पे इसलिए एज्यूम लिखा है। तो एज्यूम ब्रोकर चार्ज 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एज इनिशियल मार्जिन। तो 10% कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 76,000 के आसपास। द पर्सन हैज टू पे 76,027 एज एन इनिशियल मार्जिन। बोथ द बायर एंड सेलर को इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इनका ऑब्लिगेशन है कि इनको पे करना पड़ेगा। अगर नहीं पे करेंगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये ऐड ही नहीं कर सकते, उसमें एंटर ही नहीं हो सकती, ठीक है। इसी का भाई जो मैं क्या बोलूँ, इसी का फायदा उठाकर जो सटोरी हैं वो मरते हैं। उसे अब आप ये देखिए ना, 76,000 रुपये मात्र लेकर के अगला 7,62,000 रुपये का सौदा खेल लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका मूव आपके फेवर में हुआ तो बल्ले बल्ले, और अगर आपका मूव आपके फेवर में नहीं हुआ तो 76,000 भी उड़ जाते हैं, कभी कभी पूरे के पूरे उड़ेंगे। और जब उड़ेंगे ना तो पता नहीं आपका क्या होगा। बस मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ओनली फॉर योर नॉलेज। आगे पढ़ेंगे, अभी हम स्पेकुलेटर ट्रेडर्स आएगा, आप उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं मार्क टू मार्केट। गाइस मार्क टू मार्केट क्या होता है, देख 76,000 सपोज 76,000 तो उसने ले ही लिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए डेली, ये मार्क टू मार्केट क्या होता है, जैसे मान लीजिए डेली में फ्यूचर में अगर आपने सुबह एंटर किया, ठीक है, और शाम को उस फ्यूचर की पोजीशन में आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको हाथों हाथ आपके अकाउंट में 2,000 रुपये प्लस होते दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी के दिन वो 2,000 रुपये मिलेंगे ना, मिनट जो उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा आपके ब्रोकर से, आपको उसमें आपको आपके खाते में 2,000 रुपये ऐड कर हुए मिलेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके 2,000 रुपये की आपकी पोजीशन में लॉस आ रहा है, तो 2,000 आपके खाते में आपको लेस करे हुए दिखेंगे, कटे हुए मिलेंगे। दैट इज मार्क टू मार्केट। और यही मार्जिन अगर 2,000 रुपये आपके, अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट हो रहा है तो 2,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 2,000 आपके खाते में नहीं है, ठीक है, तो मान लीजिए 76,000 का तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब वो तो आपके अकाउंट से एकदम लेस हो गए। तो जब भी आप अगर कोई फ्यूचर ट्रेड करें तो थोड़ा सा पैसा फालतू रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 76,000 रुपये थे और 76,000 का आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लिया, ठीक है, तो ब्रोकर आपको बार बार बोलेगा भैया मार्जिन डाल, मार्जिन डाल, मार्जिन डाल। क्यों? कल को अगर मान लीजिए आपको 2,000 रुपया लॉस हो गया और आपके अकाउंट में नहीं है, तो या तो ब्रोकर आपका सीधा कॉन्ट्रैक्ट काट देगा, 76,000 में से 2,000 लेस करेगा और 74,000 आपको दे देगा, उसको 1 सेकेंड नहीं लगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास, अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 10-15,000 रुपये फालतू पड़ा है, तो 2,000 उसमें से काट के और बैलेंस उसमें छोड़ देगा। दैट इज मार्क टू मार्केट, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो मैंने आपको बताया उसे एक बार ध्यान से सुन लीजिए, बस वही बहुत है। अब आते हैं गाइस ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रिगर। बहुत 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 कहूँ सारी दुनिया इसी पे लगी हुई है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं गाइस, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी नंबर ऑफ वॉल्यूम ट्रेड हुए, यानी कि उस सौदे को लेने के लिए और सौदे को बेचने के लिए जितने भी लोगों ने एंटर हुए हैं, जितने सौदे उसमें साइन हुए हैं, जितने सौदे उसमें लिए गए, दैट इज वॉल्यूम ट्रेडेड, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट होता है कि कितने लोगों ने अभी तक अपने सौदे क्लोज नहीं किए हैं, उनके सौदे ओपन हैं अप टू द एक्सपायरी, ठीक है। समझ गए? अगर मान लीजिए मैंने आज सुबह फ्यूचर बाय किया, ठीक है, अब बाय कर लिया, अब मुझे उसके साथ शादी तो करनी नहीं है, उसको कॉलेज से तो लगाना नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको बाय, अगर मुझे उसमें प्रॉफिट हो रहा है और मुझे वो अपना जो प्रॉफिट है वो खाना है, तो मैं उसको क्या करूँगा, अपने सौदे को काटूंगा। तो जो सौदों को काटूंगा वो कैसे काटूंगा? सेल से। अगर आपने बाय पोजीशन लिया तो उसको आप स्क्वायर ऑफ करेंगे सेल से। वही आपने अगर पोजीशन सेल साइड की ली है तो उसको आप काटेंगे, तो कैसे काटेंगे? बाय से, ठीक है। तो जिसने बाय किया हुआ और अभी तक सेल नहीं किया तो दैट इज ओपन पोजीशन, और जिसने सेल किया हुआ और अभी तक बाय नहीं किया दैट इज ओपन पोजीशन। मतलब अगर आप अपने सौदे में बने हुए हो तो ऐसे कितने बंदे हैं जो अपने सौदे में बने हुए हैं एक्सपायरी डेट तक, दैट इज ओपन पोजीशन।
और कितने लोगों ने उसमें वो वॉल्यूम ट्रेडेड किया है, दैट इज वॉल्यूम ट्रेडेड। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये एक बार पढ़ लेते हैं। An open interest is a total number of contract outstanding yet to be settled. Settled कब होते हैं? Expiry के दिन, the last Thursday of the month, for an underlying asset. It is important to understand that number of long future as well as number of short futures is equal to the open interest. It is because the total number of long future will always be equal to the number of short future. ठीक है, only one side of contract is considered while calculating open interest. The level of open interest tapped in the market volume traded give us an idea about the market activity with regard to specific over the contract over a given period. ठीक है, तो यही है इसमें, बस और कोई खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। ओपन इंटरेस्ट वही है जो सौदे अभी तक सेटल नहीं हुए। ठीक है, देखिए सेटलमेंट का मतलब, सेटल नहीं हुआ उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आज फर्स्ट मंथ है, ठीक है, आपकी एक्सपायरी कब होनी है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक है, आज ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 100 रुपये, कल हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 300, फिर हो जाएगा 400, फिर हो जाएगा 500, फिर हो जाएगा, घट जाएगा 400, फिर बढ़ जाएगा 600। तो ये जो घटत बढ़त हो रही है आपको क्या दिखा रहा है कि कितने लोग ओपन इंटरेस्ट आए, कितने लोग गए, कितने लोग रह गए। और हो सकता है एक्सपायरी के आपको एक्सपायरी हो सकता है ओपन इंटरेस्ट खड़ा ही हो, ना तो बाय वाला काट रहा हो ना सेल वाला काट रहा हो। क्यों? हो सकता है फ्यूचर में वो जिसने फ्यूचर बाय किया है उसकी डिलीवरी लेना चाहता हो, इसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अगर खड़ा है, ओपन इंटरेस्ट अगर खड़ा है और वो इन द मनी है तो आपको डिलीवरी लेनी या देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और जो हमारा NISM की जो अगली सीरीज है डेरिवेटिव ऑप्शंस वाली, उसमें तो बहुत डीप में और बड़ा मजा आता है उसमें, क्योंकि ये वाली जो सीरीज है ये तो जस्ट बेसिक है, और जो एडवांस वाली जो है ना उसमें तो एकदम डीप स्टडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं आपको ओवर नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आगे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। हर कॉन्ट्रैक्ट का अपना एक स्पेसिफिकेशन होता है, आप उसको पढ़ लीजिए। या अगर आप ट्रेड कर रहे हैं किसी भी निफ्टी में तो देख लीजिए उसका लॉट साइज क्या है, लिखा रहता है। टिक प्राइस क्या है, 5 पैसा, उसकी एक्सपायरी कब होगी, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वो फार मंथ का है, नेक्स्ट मंथ का है, करंट मंथ का है। ठीक है, इसकी फाइनल सेटलमेंट कैसे होगी, तो वो सब उस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के पन्ने में लिखा होगा। तो यही बात उसने यहाँ पर लिखी हुई है, नोट सो इम्पोर्टेंट, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए अब आते हैं प्राइस बैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, प्राइस बैंड क्या होता है? CB डिसाइड करता है कि ये प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा इन अ ट्रेडिंग डे, इससे नीचे नहीं जाएगा या इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पहले एक्चुअली क्या होता था, शेयर मार्केट को लोग बहुत गंदा समझते थे और एक एक दिन में स्टॉक हाफ तक टूट जाते थे, 40% तक टूट जाते थे। और कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत थी मार्केट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी, ट्रेडर्स के लिए भी। और जब ऐसा होता था तो कहीं ट्रेडर कुछ अपने साथ गलत कर बैठते थे। ठीक है ना, तो उस चीज़ को CB ने रोका और लगा दिया प्राइस बैंड। अब CB क्या कहता है, चाहे कोई सा भी स्टॉक हो, चाहे कोई सा भी इंडेक्स हो, वो नीचे 10% नहीं टूटेगा। ठीक है, और ऊपर 15% नहीं टूटेगा, ऊपर 15% नहीं जाएगा और नीचे 10% नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम 10% की बात कर लेते हैं कि ऊपर भी 10% नहीं जाएगा और नीचे भी 10% नहीं जाएगा। ठीक है, और 10% के बाद अगर मान लीजिए वो 10% भी आज की डेट में टूट जाता है, तो फिर जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें 10% नहीं, फिर वो 5 का लिमिट होता है। ये चीज़ हमें देखने को मिली कब? ये चीज़ हमें देखने को मिली इन कोरोना वायरस पेंडेमिक में, जब क्रैश आया। ठीक है, पहले फर्स्ट डे 10% टूटा, फिर नेक्स्ट डे फिर जो जितने भी ट्रेडिंग सेशन आते रहे 5% टूटता रहा। ठीक है, इतने लोअर सर्किट लगे कि एक्सचेंज बंद करना पड़ा। और जब नेक्स्ट डे ओपन हुआ तो हर 2 घंटे में ही लोअर सर्किट, हर एक घंटे में लोअर सर्किट, हर एक घंटे में लो। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे, मार्केट से के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, प्राइस बैंड इज एसेंशियली द प्राइस रेंज विच इज
within which a contract is permitted to trade during a day. The band is calculated with regard to previous day closing price. मतलब तुम जो 10% की मैं बात कर रहा हूँ वो पिछले क्लोजिंग प्राइस से लागू होगा ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इज ₹100 एंड द प्राइस बैंड इज 10%. द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रेड बिटवीन 90 एंड 110. ठीक है, 100 है तो 90 से नीचे नहीं जाएगा. से भी उसमें क्या रहेगी, कट लगा देगी. उससे नीचे कोई बेच नहीं पाएगा और उससे ऊपर कोई खरीद नहीं पाएगा. ठीक है. ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस बैंड इज, ये किस लिए किया गया है, सिर्फ हम जैसे रिटेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, शेयर मार्केट को गंदी नज़र से ना देखिए उसके लिए, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के फेवर के लिए. ठीक है, और बहुत अच्छी चीज़ है ये. ठीक है, आप सोचिए ना, अगर आपका पैसा एक दिन में 10% गिरे तो आपको कैसा लगेगा. ठीक है ना, कम से कम आपको संभलने का कुछ तो टाइम मिल जाएगा ना. अगर मान लीजिए वो स्टॉक आने वाले 10 दिन में जीरो होना है, ठीक है, तो 10 दिन में तो 10 दिन का तो टाइम मिलेगा ना. 10% करके गिरेगा, वो एक दिन में तो जीरो नहीं होगा. तो इसका जो पीछे का लॉजिक है वो यही है कि एक दिन में ऐसा कोई स्टॉक ना हो जो एकदम टूट जाए. ठीक है, तो देख लेते हैं. कहते हैं हम, हाँ, ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस बैंड इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अंडरलाइन एसेट इज in cash market. For example, today is first trading day of a future contract for underlying assets. Company A, the price band of our contract decided to the previous closing day of company A stock in cash market. Price band is clearly defined in the contract specifications so that the market participation is aware of the time in advance. ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वही है. आगे इसको एक बार देख लीजिएगा. अब आते हैं पोजीशन इन डेरिवेटिव. क्या पोजीशन होगी डेरिवेटिव में, आप बताइए. या तो लॉन्ग पोजीशन होगी या शॉर्ट पोजीशन होगी. लॉन्ग बोले तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है, और शॉर्ट पोजीशन बोले तो मतलब आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है. ठीक है, पढ़ लीजिएगा, नोट्स इंपॉर्टेंट, एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे. हाँ जी, ओपन पोजीशन के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ. अच्छा जी, ये देखिए, ओपन पोजीशन जब भी बिल्ड होती है, आप एक बात समझ लीजिए, वो बिल्ड तब होती है जब कोई सेलर वहाँ आता है. ठीक है, बायर से कोई भी ओपन पोजीशन बिल्ड नहीं होती. अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज कीजिए आज कॉन्ट्रैक्ट खुला, नया नया कोई कॉन्ट्रैक्ट खुला. अब वहाँ पर ओपन पोजीशन 1 मुझे कब नजर आएगी, जब कोई बायर आएगा तब नहीं, जब कोई सेलर आएगा, उसको बेचने वाला आएगा. किसी ने बेचा और किसी ने खरीदा, दैट इज 1 ओपन पोजीशन. ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं निकल गया उस कॉन्ट्रैक्ट से. ठीक है, अगर जब मैं निकलूंगा, क्योंकि मैंने सेल किया है तो मैं बाय करूंगा. अगर मैंने सेल किया है तो मैं बाय करूंगा. तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से कैसे निकलूंगा, बाय करके. और सामने वाले ने बाय किया है तो वो सेल करके निकलेगा. तो ऐसे अगर हम दोनों अलग अलग निकल गए, तो जब उस कॉन्ट्रैक्ट, मैं भी निकल गया और वो भी निकल गया, तो जब उस कॉन्ट्रैक्ट की जो पोजीशन है, जब सेलर निकल जाएगा और जो बायर है वो भी सेल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना है, तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की ओपन पोजीशन है वो जीरो हो जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए जो सेलर भी नया आया और जो बायर है वो भी नया आया और मैं भी अपनी पोजीशन पे बना रहा, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की ओपन पोजीशन कितनी हो जाएगी, 2. ठीक है, तो ऐसे एक ओपन पोजीशन बिल्डअप होती है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग सेटलमेंट आइदर लॉन्ग एंड बाय पोजीशन इज वेरियस. डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ओपन पोजीशन. फॉर इंस्टेंस, इफ मिस्टर एक्स शॉर्ट से 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑन इन्फोसिस फ्यूचर्स एंड लॉन्ग 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिलायंस फ्यूचर्स. ठीक है, मतलब बंदे ने 5 कॉन्ट्रैक्ट तो शॉर्ट किए हैं, मतलब सेल किए हैं, और 3 कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के बाय किए हैं. ठीक है, तो ही सेड टू हैव अ ओपन पोजीशन विच इज इक्वल टू अ शॉर्ट ऑन 5 कॉन्ट्रैक्ट. मतलब 5 की इसकी शॉर्ट की पोजीशन है. ठीक है ना, 5 की इसकी शॉर्ट की पोजीशन कहेंगे हम, और 3 लॉन्ग की कहेंगे. ठीक है, अब आइए नेकेड. नेकेड पोजीशन क्या होती है, या नेकेड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, आपने फ्यूचर, अभी आपने पीछे देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू अभी हमने पीछे देखी थी वो 7 लाख रुपए के आसपास थी. ठीक है, लेकिन अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट को जो ट्रेड करा, उसके लिए सिर्फ आपको 74,000 रुपये चाहिए थे, 74,000 रुपीज़ चाहिए थे.
ठीक है। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया और आपके पास 7 लाख रुपए पूरे नहीं है, तो दैट इज नेकेड, इसको हम नेकेड कहते हैं। ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए आपने किसी का फ्यूचर सेल कर दिया और आपके पास वो शेयर्स नहीं है, तो दैट इज हम उसको कहते हैं नेकेड है। नेकेड, आप नेकेड पोजीशन में हो, मतलब आपने जो सौदा लिया है वो नेकेड है, आपने फ्यूचर सेल कर दिया और आपके पास शेयर ही नहीं है, तो इसको हम नेकेड पोजीशन कहते हैं। ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ पोजीशन, क्लोजिंग, जब आप किसी पोजीशन को ओपन करते हैं तो ओपन पोजीशन कहलाई जाती है, और क्लोज, अगर आप उस पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, मतलब उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, वो पोजीशन क्लोज हो जाती है। ठीक है। नेकेड का पढ़ूं क्या? चलो पढ़ लेते हैं। नेकेड पोजीशन इन अ फ्यूचर market similarly mean a long or short in any future contract without any portion of this underlying asset। आइए ना, एसेट बोले तो फ्यूचर बाय किया है तो मनी नहीं है, और फ्यूचर सेल किया है तो शेयर नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप, मैं कहूँगा पहली बात तो आप करो मत, और अगर आपको बिल्कुल पक्का विश्वास है कि आपकी जो मूव है वो आपके अकॉर्डिंग है, तो प्रॉफिट आते निकल जाओ। ठीक है। और करो तो हैच करके करो, वो हम आगे बात करेंगे। तो नेकेड मत करो, नेकेड करोगे तो आप नेकेड हो जाओगे। ठीक है। कैलेंडर स्प्लिट पोजीशन इज अ कॉम्बिनेशन, जब हम यही चीज कैलेंडर स्प्लिट में कर लेते हैं, सपोज कीजिए, तो हम उसको कैलेंडर पोजीशन कहते हैं। सपोज कीजिए मैंने क्या किया, अप्रैल का फ्यूचर बाय कर लिया और मई का फ्यूचर सेल कर दिया। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैलेंडर स्प्लिट। ठीक है। कैलेंडर स्प्लिट पोजीशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशन इन अ फ्यूचर ऑन अ सेम अंडरलाइन लॉन्ग वन मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्ट अदर डिफरेंट मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, फॉर इंस्टेंट अ शॉर्ट पोजीशन इन ईयर मंथ। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट coupled with a long position in a far month contract in a calendar spread position. Calendar spread position is computed with respect to the near month series and become an open position once the near month contract expiry or either of the offset position is closed। ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया सेम वही चीज है। A calendar spread is always defined with the regards to relevant month that is spread between August contract and September contract, August contract and October contract, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि बिल्कुल सितंबर अक्टूबर मिला जुला, तो आस पास का ही लेना है, फार मंथ और नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में नहीं जाना, बराबर बराबर। ठीक है। तो हम इसको कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया, आप देखते हैं आगे आगे क्या कहता है। ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये भी बताऊँ क्या, ओपन पोजीशन, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ओपन पोजीशन, जब निकल गए तो आपने अपनी पोजीशन क्लोज कर ली, दैट इज क्लोज पोजीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। लिमिटेशंस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंस बिटवीन ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लिमिटेशन किसकी क्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा, आप बताइए। एक ही लिमिटेशन होगी यार, मार्जिन डाल के रखो, मार्जिन कट गए, अगर तुम्हारा लॉस आ रहा है तो अपने अकाउंट में अपने को उतना हेज करके चलो यार, कैश से उतने पैसे डाल के रखो। तुमने पैसे नहीं डाले तो तुम्हारा सौदा उड़ा देगा ब्रोकर। तो बस एक यही लिमिटेशन, और कुछ नहीं है। और क्या लिमिटेशन है, थोड़ी बहुत आपको क्या लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लग जाएगी थोड़ी सी, तो कोई लिमिटेशन इससे कुछ खास है नहीं। फिर पढ़ लेते हैं। एज अ फ्यूचर आर standardized contract introduced by the exchange, they too have certain limitation in the context of maturities, limited underline set, lack of flexibility in the contract। हाँ, एक तो MTM का बताया मैंने आपको कि मार्क टू मार्केट डाल के, दूसरा क्या होता है, कभी कभी किसी फ्यूचर में ना लिक्विडिटी नहीं होती, तो वो तो यार है ही ना, वो तो हम फ्यूचर के पहले ही ऊपर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लिमिटेशन ऑफ फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स। ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, रिपीट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या क्या कहता है, ऑपरेशनल मैकेनिज्म। फॉरवर्ड में तो कोई ऑपरेशनल मैकेनिज्म है ही नहीं, क्यों, वहाँ तो आमने सामने पार्टियां बैठ रही हैं और ट्रेड कर रही हैं, लेकिन इसमें है क्यों, क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन होते हैं, हाँ जी होते हैं, इसमें फॉरवर्ड में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं, लेकिन जो फॉरवर्ड में होते हैं वो टेलर मेड होते हैं और आपको जब चाहें अगर बोथ द पार्टीज एग्री तो आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में मॉडिफिकेशन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से प्री डिफाइन होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते। क्या काउंटर पार्टी रिस्क फॉरवर्ड में होता है? हाँ होता है, पहले मैं बता चुका हूँ। क्या फ्यूचर में होता है? नहीं होता फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट काउंटर पार्टी रिस्क। लिक्विडिटी प्रोफाइल, क्या लिक्विडिटी का रिस्क किस में रहता है? आप बताइए, फ्यूचर्स में रहता है? नहीं। अगर आप हाई हाई लिक्विडिटी स्टॉक में फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हो तो आपको कभी लिक्विडिटी रिस्क नहीं होगा। लिक्विडिटी रिस्क क्या आपको फॉरवर्ड में? हाँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सोने वाला सुनार दुकान बंद करके भाग गया, या सॉरी एक्सपायरी डेट पे आपके पास पैसे ही नहीं है सोना खरीदने के लिए। ठीक है। प्राइस डिस्कवरी क्या है कि जो फ्यूचर्स में जो प्राइस डिस्कवरी अगर हम देखें तो सारे बायर और सारे सेलर एक साथ हैं, और तो बायर भी वो प्राइस देख सकता है और सेलर भी प्राइस, सारे सब कुछ ओपनली है, कोई भी देख सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा फॉरवर्ड में नहीं होता। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इस डिस्क्रिमिनेशन, यस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में भी पुअर हो सकती है। यहाँ आपको बोला गया कि 24 कैरेट का ज्वेलरी बना के दूंगा मैं, 18 कैरेट का ज्वेलरी बना के दूंगा, दे दिया आपको 16 कैरेट का, तो हो गया ना, आपको पता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आपने सिल्वर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो आपको 99.99% जो सिल्वर की जो डिलीवरी आएगी वो 99% होगी। उसको आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर ये तो कम है। अगर आपने गोल्ड में 1 ग्राम के में एंटर किया है फ्यूचर में और आपने डिलीवरी अगर उसकी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको डिलीवरी आएगी उसकी घर पर, और एकदम 24 कैरेट आएगी, बेफिक्र रहिए आप। ठीक है। और यही था फ्यूचर और फॉरवर्ड में डिफरेंस। ठीक है। अब हम आते हैं हाँ पे ऑफ चार्ट। पे ऑफ चार्ट क्या होता है? सपोज मान लीजिए अगर आप लॉन्ग में हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा तो आपका जो पे ऑफ है वो पॉजिटिव में आता रहेगा। ठीक है। सपोज कीजिए आपने फ्यूचर 100 रुपये पे बाय किया और 10 मिनट बाद वो फ्यूचर 105 रुपये हो गया, तो 5 रुपये जो पे ऑफ में थे वो प्लस में आ जाएंगे, मतलब 5 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वही अगर आप नीचे आ जाते हैं, 95 पे आ जाते हैं, तो 5 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो दैट इज पे ऑफ। पे ऑफ मतलब कितना पे ऑफ करना? 5 रुपये। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप 100 रुपये में एंटर हुए हैं और मार्केट का प्राइस 50 पहुंच गया तो 50 पे करने पड़ेंगे, 60 पहुंच गया तो 40 पे करने पड़ेंगे, वहीं अगर 110 पहुंच गया तो 10 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे दिया है, दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। ऐसे अगर आप शॉर्ट में है तो जितना जितना प्राइस नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। तो ठीक है, अगर नीचे गया 60, अगर प्राइस 50 पे गया तो 50 का प्रॉफिट हो गया, 60 पे गया तो 40 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर प्राइस को 10 पहुंच गया तो आपको 10 का लॉस हो गया। ठीक है। तो यही होता है पे ऑफ ग्राफ। अगर आपको पे ऑफ ग्राफ में दिखाऊं तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। कोई पे ऑफ ग्राफ है मतलब अगर आपने शॉर्ट किया है तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता रहेगा आपको लॉस होता रहेगा, और जैसे जैसे फ्यूचर लॉन्ग में अगर आपने लिया है तो आप ऊपर जाते रहेंगे तो आपका जो प्राइस जो प्रॉफिट है वो पे ऑफ में वो प्लस होता रहेगा। ठीक है। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्यूचर प्राइसिंग। ओके। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, और आप प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो लेक्चर्स को सुनने में आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब उसको प्रमोट करता है, जिससे आगे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने का। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।